हेलो मेरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, यानी कि जैव अणु। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमें 12th क्लास में पास होने के लिए तो कंपलसरी है ही, प्लस इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आना एक स्वाभाविक सी बात होती है ना। आप जॉब के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या नीट का एग्ज़ाम देते हैं, तो इन एग्ज़ाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव आना, कोई क्वेश्चन आना एक नॉर्मल बात है। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है बायोमोलिक्यूल, यानी कि जैव अणु। बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु। तो वे अणु यानी कि वे मॉलिक्यूल जो किसी सजीव के अंदर पाए जाते हैं, वे अणु जो किसी सजीव के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं बेटा? सजीव के अंदर। सजीव का मतलब समझते हैं? लिविंग। सजीव का मतलब होता है लिविंग, यानी कि जिनके अंदर जीवन होता है ना। जिनके अंदर जीवन होता है उन्हें हम कहते हैं सजीव, यानी कि लिविंग। ओके, चलिए, तो वे अणु, वे मॉलिक्यूल जो किसी सजीव के अंदर पाए जाते हैं, जो किसी लिविंग के अंदर पाए जाते हैं, जैव अणु कहलाते हैं, बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। इनके अंतर्गत बृहद अणु। बृहद अणु का मतलब क्या होता है? तो बृहद अणु का मतलब होता है लार्ज, यानी कि बड़े मॉलिक्यूल, है ना। तो इनके अंतर्गत बड़े मॉलिक्यूल आते हैं, जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एवं लघु अणु। लघु माने स्मॉल, लघु माने स्मॉल, यानी कि छोटे मॉलिक्यूल, है ना। अब छोटे मॉलिक्यूल कौन कौन से आते हैं? तो छोटे मॉलिक्यूल में आता है प्राथमिक, द्वितीयक, मेटाबोलाइट अणु। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी, मेटाबोलाइट अणु मॉलिक्यूल आते हैं, और इनको सामान्य रूप से जैविक पदार्थ कहते हैं। यानी कि इनको सामान्य रूप से, इनको नॉर्मली बायोलॉजिकल सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सब्सटेंस कहते हैं। ओके, तो समझ में आया कि बायोमोलिक्यूल, जैव अणु किसे कहते हैं? तो वे मॉलिक्यूल, वे अणु जो किसी सजीव के अंदर, जो किसी लिविंग के अंदर पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल यानी कि जैव अणु कहते हैं। अब बात आती है कि जैव अणु की विशेषताएं क्या क्या हैं, है ना। जैव अणु की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनके कैरेक्टर क्या क्या हैं। तो पहला कैरेक्टर है कि ये मुख्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये मुख्यतः कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड,
है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप भूल गए हैं, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक उन्हें कहते हैं जिनके अंदर कार्बन एटम पाया जाता है। ओके, तो वे कंपाउंड, वे यौगिक जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, वे मुख्यतः कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। सेकंड आता है कि इनकी एक विशेष आकृति, आकृति यानी कि शेप, है ना, आकृति यानी कि शेप, इनकी एक विशेष आकृति यानी कि शेप एवं विमा होती है। विमा मतलब डायमेंशन। ओके, थर्ड आता है अपना कार्यात्मक समूह। कार्यात्मक समूह का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, है ना। तो कार्यात्मक समूह इनके रासायनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल के अंदर जो भी कार्यात्मक समूह होता है, जो भी फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, वो इनके रासायनिक गुण यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करता है या रिप्रेजेंट करता है, हम कह सकते हैं। बृहद अणु, तो मैंने आपसे कहा था बृहद अणु यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल। तो बृहद अणु बड़े अणु होते हैं, सही बात है कि जो बृहद अणु होते हैं वो बड़े अणु होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं। कैसे होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल। ओके, कौन से होते हैं? जो कि छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनते हैं, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। कॉमन सी बात है कि कोई भी जो बड़ी ऑब्जेक्ट होती है वो स्मॉल है ना, पार्टिकल से मिलकर बनती है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जो बड़े अणु होते हैं, वो छोटे छोटे अणुओं से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ओके, चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जो बायोमोलिक्यूल, हमने अभी देखा कि बायोमोलिक्यूल किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं। अब बायोमोलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, है ना। तो कुछ मुख्य, कुछ मेन इंपोर्टेंट बायोमोलिक्यूल हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहले अपना आता है वाटर। क्या आता है अपना? वाटर। सबसे पहले अपना वाटर आएगा। चलिए, तो वाटर की बात करते हैं कि वाटर बायोमोलिक्यूल है या नहीं। तो देखिए, जल एक सर्वव्यापी विलायक होता है। विलायक आप पढ़ चुके हैं, विलेय और विलायक। विलायक को हम कहते हैं सॉल्वेंट, है ना। तो जो जल होता है, जो वाटर होता है, वो एक सर्वव्यापी विलायक होता है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है किसी भी चीज को डिजोल्व करने के लिए, है ना। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आता है वाटर। ओके, यह किसी सजीव के शरीर का, तो देखो फिर आ गया सजीव। सजीव यानी कि लिविंग। तो ये किसी लिविंग बॉडी का 60% भाग बनाता है, अप्रोक्स 60% भाग बनाता है, और इसके बिना जीवन असंभव है। वाटर के बिना जीवन असंभव है। लाइफ इज इम्पॉसिबल विथाउट वाटर। लाइफ इज इम्पॉसिबल विथाउट वाटर। आपने सुना भी होगा, एक स्लोगन है कि जल है तो कल है, जल है तो कल है, अन्यथा कल नहीं है। तो मेरे बच्चों, जल, वाटर, वाटर को आप यूं ही बर्बाद ना किया करें। वाटर बहुत ही अनमोल है, प्रकृति के द्वारा दिया गया हमें ये बहुत ही एक अनमोल तोहफा है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि आप जल को, आप वाटर को व्यर्थ में बर्बाद ना किया करें। चलिए, यह शरीर में होने वाली रासायनिक एवं भौतिक क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल एंड फिजिकल, जो केमिकल और जो फिजिकल प्रोसेस होती हैं, उनके लिए एक मीडियम का कार्य करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। आई होप कि वाटर आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे लिए कितना आवश्यक और कितना जरूरी है। सेकंड हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट।
यह शरीर के भौतिक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत है। हमारी बॉडी जो भी फिजिकल एक्टिविटी करती है, हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो भी फिजिकल एक्टिविटी करती है, उस फिजिकल एक्टिविटी को बेटा करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उस फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के द्वारा किया जाता है। आई होप क्लियर, समझ में आ गया। चल, नेक्स्ट अपना आता है प्रोटीन। यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। जो बॉडी है, उस बॉडी की जो वृद्धि, जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को ये नियंत्रित करता है, ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। यह शरीर में नई कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका मतलब सेल, कोशिका मतलब सेल। ये शरीर में नई सेल का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है, और हमारे शरीर की जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, उसे बेटा कंट्रोल करता है। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। लिपिड क्या है बेटा? लिपिड। तो लिपिड को हम फैट भी कहते हैं, है ना, और हिंदी में कहते हैं बेटा बसा। क्या कहते हैं? बसा। लेकिन आजकल क्या है, इंग्लिश के शब्दों का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो देखिए, लिपिड यह शरीर के भौतिक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पादन का मुख्य स्रोत है। मतलब जिस प्रकार से हमारा कार्बोहाइड्रेट बॉडी के लिए एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य कर रहा था, उसी प्रकार से जो लिपिड है, जो फैट है, जो वसा है, ये भी एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य करती है। जब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है तो हमारी बॉडी इस एनर्जी का उपयोग फिजिकल प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए करती है, एनर्जी को खर्च करती है। चलिए आगे देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, यह शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, है ना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इनके अंतर्गत डीएनए एवं आरएनए आते हैं, सुना ही होगा। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हमारे शरीर में आनुवांशिक सूचनाओं को, किसको बेटा? आनुवांशिक, किसको? आनुवांशिक सूचनाओं को, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है ना। डीएनए शरीर के अंदर आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। यानी कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करता है ना। जो पेरेंट्स होते हैं, उन पेरेंट्स के कैरेक्टर को उनके बच्चों में ट्रांसफर करने का कार्य डीएनए के द्वारा किया जाता है। ओके। आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है बेटा, वो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। तो देखिए, मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है, जो मेन फंक्शन होता है, तो डीएनए का जो मुख्य कार्य है, जो मुख्य फंक्शन है, वो तो यही है कि इट्स ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होगा कि ये आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। और आरएनए का क्या कार्य हुआ? ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इट सिंथेसाइज द प्रोटीन इन द लिविंग बीइंग्स। ओके, गुड। चलिए
आगे बढ़ते हैं बेटा, एंजाइम। एंजाइम क्या है? यह सरल या संयुक्त प्रोटीन है, यानी कि यह सिंपल एवं संयुक्त यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन है, जो कि एक विशेष उत्प्रेरक की भांति, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, ये एक विशेष उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है एवं शरीर की जैव रासायनिक क्रियाओं को सक्रिय करता है। मतलब एंजाइम इज अ सिंपल या कंजुगेटेड प्रोटीन which play a specific catalyst role and it's activate the biochemical process of body या in body। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल होते हैं इनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या हैं, किनसे मिलकर बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक टेबल आ रही है। टेबल में लिखा हुआ है छोटे या सरल अणु, छोटे या सरल अणु यानी कि स्मॉल या सिंपल मॉलिक्यूल। सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है परमाणविक घटक, परमाणविक घटक यानी कि एटॉमिक कंपोनेंट। तीसरा हमारा आता है व्युत्पन्न बृहद अणु यानी कि ड्राइव लार्ज मॉलिक्यूल। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं ये ड्राइव किए गए हैं, बनाए गए हैं या ये बने हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा है अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल यानी कि अमीनो एसिड। अमीनो एसिड की जो एटॉमिक कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं सी कार्बन, एच हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन, एन नाइट्रोजन, एस सल्फर। अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? तो अमीनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो बनता है बेटा प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट अपना आता है शर्करा यानी कि शुगर। सी कार्बन, एच हाइड्रोजन, ओ ऑक्सीजन, और इनसे मिलकर क्या बनेगा? तो इनसे मिलकर बनता है स्टार्च, कॉमा ग्लाइकोजन। तो स्टार्च और ग्लाइकोजन किससे मिलकर बने? शर्करा से, शुगर से। अगला आता है बसीय अम्ल, बसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड। फैटी एसिड कैसे बनता है बेटा? तो फैटी एसिड बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। ओके, और फैटी एसिड से क्या बनता है? जब फैटी एसिड, कई सारे फैटी एसिड आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो इससे बनता है वसा यानी कि फैट, कॉमा तेल यानी कि ऑयल। ओके, चलिए नेक्स्ट अपना आता है प्यूरिन, कॉमा पिरिमिडिन, प्यूरिन, कॉमा पिरिमिडिन। तो ये कैसे बनते हैं बेटा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ओके, और जब प्यूरिन और पिरिमिडिन कई सारी मात्रा में जब आपस में ये जोड़ते हैं तो क्या बनता है? तो हमारा बनता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। ओके,
नेक्स्ट अपना आता है न्यूक्लियोटाइड। क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो बेटा जब न्यूक्लियोटाइड आपस में कई सारी मात्राओं में जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है बेटा डीएनए और आरएनए। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की। किसकी बात करेंगे? कार्बोहाइड्रेट की। चलिए बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की। तो मैंने अभी आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण पदार्थ है, इट इज इंपोर्टेंट सबस्टेंस, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो एटम है ना, वो एटम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है बेटा। इन तीन के अलावा कोई भी चौथा एटम नहीं है। ये तीनों एटम आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। ओके, कि कार्बोहाइड्रेट किन किन एटम से मिलकर बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ओके, आगे देखते हैं। यह पौधों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये पौधों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इट्स एविडेंटली फाउंड इन प्लांट। प्लांट के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गन्ने की शर्करा यानी कि शुगर ऑफ शुगर केन, है ना, स्टार्च, सेल्यूलोज इत्यादि। ओके, चल। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो CH2O का होल बाई, इट्स अ जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट का एक सामान्य सूत्र है जो कि आपको ध्यान रखना ही रखना है। चलिए आधुनिक परिभाषा के अनुसार देख लेते हैं कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। तो आधुनिक परिभाषा यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन है ना। आज के समय क्या है? आज के समय मॉडर्न है ना। तो आज के समय की परिभाषा यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हैं। ये शब्द ध्यान रखना है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मतलब क्या है? पॉली माने कई सारे, है ना, हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी कि CHO। ये जो CHO है ना बेटा, ये एल्डिहाइड का ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का सिंबल है, और जो OH है ना बेटा वो हाइड्रोक्सी का सिंबल है। तो इसने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर में कई सारे OH ग्रुप दिखाई देंगे और उसमें एल्डिहाइड का ग्रुप भी दिखाई देगा, तो उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, और यदि उसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी दिखाई देते हैं लेकिन
एल्डिहाइड दिखाई नहीं देता, तो उसमें आपको दिखाई देगा कीटोन का ग्रुप। तो फिर हम इसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, तो यदि एल्डिहाइड का ग्रुप दिखाई दे रहा है हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ तो हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और यदि उसमें कीटोन का ग्रुप दिखाई दे रहा है हाइड्रोक्सी के साथ तो उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, पौधों का 70% भाग कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। Approx 70% part of the plant is formulated by carbohydrate. यह पौधों को रासायनिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए सहायता करता है। It's provide the help स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी। हमारे प्लांट जब केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं तो इस केमिकल एनर्जी को स्टोर करके रखने में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी होता है। तो बेटा पहला फंक्शन है कि ये शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है। इट्स प्रोवाइड द हीट ऑफ बॉडी। ये शरीर को ऊष्मा यानी कि हीट प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये शरीर को विभिन्न कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो फिजिकल प्रोसेस होते हैं उन फिजिकल प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मुख्य रूप से प्रोवाइड की जाती है। तीसरा आता है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता प्रदान करता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में सहायता प्रदान करता है। और लास्ट आता है ये पौधों का अधिकांश भाग बनाता है। मोस्टली पार्ट ऑफ प्लांट इज फॉर्मुलेटेड बाय कार्बोहाइड्रेट, या मैं कहूँ मैन्युफैक्चर बाय कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पौधों का अधिकांश भाग बनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है शर्करा यानी कि शुगर। ये स्वाद में मीठे, स्वीट इन टेस्ट, क्रिस्टलाइन और जल में पूरी तरह से घुलनशील होते हैं, कंप्लीटली सॉल्युबल इन द वाटर। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि। ग्लूकोज तो आप लोगों ने टेस्ट भी किया होगा, मार्केट में ग्लूकोन डी जो आता है तो आपने देखा होगा कि जो ग्लूकोज होता है वो स्वाद में मीठा होता है और जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है, पूरा घुल जाता है ना, उसका कुछ भी भाग शेष नहीं बचता। अशर्करा नॉन शुगर, ये स्वादहीन होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता। ये अक्रिस्टलीय होते हैं, कहूँ तो नॉन क्रिस्टलाइन या एमोर्फस, और बेटा जल में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल इन द वाटर, ये जल में नहीं घुलते। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज इत्यादि। ये था भौतिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, यानी कि बेस्ड अपॉन द केमिकल प्रॉपर्टी हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलिए बात करते हैं मोनोसैकेराइड। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की। ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वेरी सिंपल कार्बोहाइड्रेट, वेरी सिंपल सरल कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता। क्या नहीं होता? जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है हाइड्रोलाइसिस। ये स्वाद में मीठे, स्वीट इन टेस्ट, और जल में घुलनशील, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा, एल्डोज और कीटोज। अब ये एल्डोज और कीटोज क्या है, ये आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे, है ना। चल नेक्स्ट अपना आता है ओलिगोसैकेराइड। इनके जल अपघटन से, यानी कि इनके हाइड्रोलाइसिस से मोनोसैकेराइड के 2 से 10 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। अब मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। जब इनका हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना बेटा, तो मोनोसैकेराइड के 2 से लेकर 10 तक मॉलिक्यूल हमें मिल सकते हैं। 2 भी मिल सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं, 4 भी मिल सकते हैं, है ना। चलिए, तो डाइसैकेराइड ये हमारा ओलिगोसैकेराइड का टाइप है, डाइसैकेराइड। इनके जल अपघटन से, इनके हाइड्रोलाइसिस से मोनोसैकेराइड के 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको डाइसैकेराइड कहते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, ऐसे कौन कौन से डाइसैकेराइड हैं? तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज इत्यादि। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइसैकेराइड। इनके जल अपघटन से, इनके हाइड्रोलाइसिस से मोनोसैकेराइड के 3 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा रेफिनोज। अगला हमारा आता है टेट्रासैकेराइड। इनके जल अपघटन से मोनोसैकेराइड के 4 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्टेक्योज। चलिए, तो एक टाइप हो गया मोनोसैकेराइड, दूसरा टाइप हो गया ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा टाइप आता है, चलो तीसरा हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड। इनके जल अपघटन से, इनके हाइड्रोलाइसिस से मोनोसैकेराइड के कई, मतलब 100 से लेकर 1000, 100 से लेकर 1000 तक मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं बेटा, सम पॉलीसैकेराइड और विषम पॉलीसैकेराइड। सम यानी कि समान, होमो। विषम यानी कि असमान, हेटेरो। सम पॉलीसैकेराइड मतलब जब हम पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो जितने भी मोनोसैकेराइड हमें प्राप्त होंगे वो सभी सिमिलर होंगे, वो सभी समान होंगे, तब इन्हें हम कहते हैं सम पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज इत्यादि। चलिए, विषम पॉलीसैकेराइड, इनके जल अपघटन से, इनके हाइड्रोलाइसिस से
भिन्न भिन्न यानी कि डिफरेंट प्रकार के मोनोसैकेराइड के मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, जैसे ग्लूकेगॉन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बेटा प्रोटीन। क्या करते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन एक नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। क्या मतलब है इस लाइन का? नाइट्रोजन युक्त यानी कि प्रोटीन कोई भी हो उसमें नाइट्रोजन का होना अत्यंत आवश्यक है ना। नाइट्रोजन से ही इसकी टेस्टिंग की जाती है। और एक जटिल कार्बनिक यौगिक है यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए, जो कि जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इट्स फाउंड इन द लिविंग सेल। ओके। एवं दूध, पनीर, मछली और मांस यानी कि मिल्क, पनीर मतलब चीज, मछली यानी कि फिश और मांस यानी कि मीट में पाया जाता है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रथम यानी कि फर्स्ट। यह सभी जीवित कोशिकाओं का एक आवश्यक घटक है। इट्स अ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग सेल। जितनी भी लिविंग सेल होती हैं उनके लिए ये एक आवश्यक एसेंशियल घटक है, कंपोनेंट है। प्रोटीन का संगठन देख लेते हैं, कंपोजिशन देख लेते हैं। तो एक्चुअली में प्रोटीन का कोई एक निश्चित संगठन नहीं होता, कोई एक डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता। इसका संगठन स्रोत यानी कि सोर्स के अनुसार बदलता रहता है कि प्रोटीन हमको कहाँ से प्राप्त हुई है, उसके आधार पर ये बदलता रहता है। फिर भी प्रोटीन के अंदर मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। उस टेबल में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन इनका परसेंटेज बताया गया है कि किसी प्रोटीन के अंदर इनका परसेंटेज रेंज क्या होता है। आप देख रहे हैं कार्बन 50 से लेके 55%, नाइट्रोजन 14 से लेके 18%, हाइड्रोजन 6 से लेके 7%, सल्फर 0.3 से लेके 0.5%, ऑक्सीजन 20 से लेके 24%। चलिए, कुछ मात्रा में, अल्प मात्रा में फास्फोरस, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ETC, इसके अलावा भी कुछ और एलिमेंट होते हैं जो कुछ मात्रा में, माइनर अमाउंट में पाए जाते हैं। विशेषताएं, प्रोटीन की विशेषताओं की बात कर लेते हैं कि प्रोटीन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, प्रोटीन के कैरेक्टर क्या क्या होते हैं। तो पहले कैरेक्टर की बात करते हैं तो प्रोटीन सामान्यतः रंगहीन यानी कि कलरलेस, गंधहीन यानी कि स्मेललेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ऑडरलेस होती है ये, स्वादहीन टेस्टलेस, अक्रिस्टलीय पदार्थ है, नॉन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस या मैं कहूँ एमॉर्फस सबस्टेंस। इनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित नहीं होते। इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं है, फिक्स नहीं होते हैं। इनके अणुभार बहुत अधिक होते हैं। इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो बहुत अधिक होता है, मैक्सिमम होता है।
ये प्रकाश सक्रिय होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ऑल प्रोटीन इज मेड बाय अमीनो एसिड। जब प्रोटीन को अम्ल या क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है। When protein are heated in the presence of acid or base, then protein is coagulated. जब प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, जब प्रोटीन का कोगुलेशन हो जाता है, तब इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कहते हैं। प्रोटीन अपनी पहचान खो देती है और उसमें एक नई पहचान आ जाती है। प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, आणविक संरचना के आधार पर, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनके अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी कि यदि किसी प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, इस प्रकार की प्रोटीन में हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण ये जल में अघुलनशील होती है। चूँकि इस प्रकार की प्रोटीन में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो ये वाटर में अघुलनशील होती है, इनसॉल्युबल होती है और लंबे लंबे धागे के रूप में पाई जाती है ना, थ्रेड के रूप में पाई जाती है। जैसे केराटिन। केराटिन प्रोटीन हमारी त्वचा में यानी कि स्किन, हमारे बालों में यानी कि हेयर, नाखूनों में नेल्स, सींगों में, जानवरों के जो सींग होते हैं उनमें, और खुर यानी कि उनके पैरों में जो नाखून होते हैं उनमें पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेजन। त्वचा, स्किन, हड्डियाँ, बोन्स और टेंडन में पाई जाती है। अगली बात करते हैं मायोसिन। मायोसिन बेटा पाई जाती है मांसपेशियों में, मसल्स में। चलिए नेक्स्ट प्रोटीन है हमारी गोलाकार प्रोटीन, स्फेरिकल प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीन में इनके अणु साक्ष्यवित होते हैं, मतलब इस प्रकार की जो प्रोटीन होती है तो इसमें इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रांचों में बटे रहते हैं, शाखाओं में बटे रहते हैं और गोलाकार क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, एक स्फेरिकल फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इस प्रकार की प्रोटीन में आंतरिक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये अम्ल एवं क्षार में विलय होते हैं, मतलब एसिड में और बेस में घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल है एंजाइम। अभी मैंने कहा था एंजाइम प्रोटीन होते हैं, है ना। तो सामान्यतः जो एंजाइम होते हैं वो जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। बायोकेमिकल जो प्रोसेस होती हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जो किसी लिविंग सेल के अंदर होती हैं, ये उन रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। हार्मोन, कुछ हार्मोन जैसे इंसुलिन एवं थायरोग्लोबुलिन ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। हीमोग्लोबिन ये सामान्यतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है बेटा जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट या प्रोटीन के कारण हमारे ब्लड का रंग रेड कलर का दिखाई देता है। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट आता है बेटा भौतिक गुणों के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टी।
सबसे पहले हम बात करेंगे सरल प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन। वे प्रोटीन जो सिर्फ और सिर्फ अमीनो अम्ल से मिलकर बनी होती हैं सरल प्रोटीन कहलाती हैं। वे प्रोटीन जो ओनली अमीनो एसिड से मिलकर बनती हैं सिंपल प्रोटीन कहलाती हैं। या मैं ये कहूँ कि इनके जल अपघटन पर, इनके हाइड्रोलाइसिस पर केवल और केवल अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं। जैसे हिस्टोन, ये सामान्यतः जल में अविलेय तथा क्षार में पूरी तरह से विलेय होती है। जल में अविलेय यानी कि इनसॉल्युबल तथा क्षार में पूरी तरह से विलेय होती है, यानी कि जो बेस होता है उसमें कंप्लीटली सॉल्युबल होती है। इस प्रकार की प्रोटीन सामान्यतः हीमोग्लोबिन में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा एल्ब्यूमिन। यह जल में घुलनशील होती है, इट्स सॉल्युबल इन द वाटर, परंतु अक्रिय लवण विलयन में अघुलनशील होती है। लेकिन जो इनएक्टिव साल्ट का सॉल्यूशन होता है उसमें इनसॉल्युबल होती है। यह सामान्यतः दूध में और अंडे में पाई जाती है। ग्लोबुलिन, यह तनु अम्ल एवं क्षार में विलय होती है। डाइल्यूट एसिड एवं बेस में सॉल्युबल होती है। यह गेहूं में पाई जाती है, व्हीट में पाई जाती है। सेकंड आता है संयुग्मित प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, जो किसी से मिलकर बनी होगी। वे प्रोटीन जो जल अपघटन पर, वे प्रोटीन जो हाइड्रोलाइसिस पर न्यूक्लिक एसिड के अलावा फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट भी देती है, उन्हें संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, यह मुख्यतः प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनती है। यह सभी कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाती है, सभी सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन, यह मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन से मिलकर बनती है। थर्ड आता है व्युत्पन्न प्रोटीन, ड्राइव प्रोटीन, जिसको ड्राइव किया जाएगा। यह साधारण यानी कि सिंपल एवं संयुग्मित प्रोटीन यानी कि कंजुगेटेड प्रोटीन के जल अपघटन से बनती है। जब सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तब हमारी ड्राइव प्रोटीन बनती है। एग्जाम्पल पेप्टाइड और प्रोटीओज। फंक्शन की बात करेंगे कि प्रोटीन के फंक्शन क्या हैं। तो प्रोटीन का जो पहला फंक्शन है कि प्रोटीन का उपयोग नए ऊतक बनाने यानी कि जो न्यू टिश्यू होते हैं उनके फॉर्मेशन में एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करने में किया जाता है। और हमारे शरीर में जब सेल डैमेज हो जाती हैं तो उन डैमेज सेल की रिपेयरिंग करने में किया जाता है। इसका उपयोग एंजाइम बनाने में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने में किया जाता है। जब किसी कारणवश हमारी कोशिकाओं में, हमारी सेल में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता तो कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इट्स प्रोवाइड द एनर्जी। चौथा आता है कि मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने में किया जाता है। और लास्ट आता है कि मांसपेशियों में ऑक्सीजन की पूर्ति करने में किया जाता है। हमारी मसल्स को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है, उस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने में किया जाता है। आई होप कि आज के टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। एक बार आप फिर से इस वीडियो को वॉच करें
अपने नोट्स तैयार करें, और जहाँ जहाँ पर मैंने कहा था कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको आप केयरफुली देखें। ओके, गुड बाय, खुश रहिए।